नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे न्यू सेक्शन टीडीएस ऑन परचेज सेक्शन 194 क्यू। आज के सेशन में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये सेक्शन कहता क्या है और आप इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, सेक्शन 194 क्यू। आप सभी को पता है कि हमारे इस बजट के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 194 क्यू, जो 1 जुलाई 2021 से अप्लाई कर दिया जाएगा। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम होगा कि आप किसी से माल खरीद रहे हो, उसका आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और सरकार को जमा कराना है। इससे पहले इंडिया में ऐसा कभी नहीं होता था कि परचेज पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़े, ये फर्स्ट टाइम है। तो आप इस सेक्शन को ध्यान में रखना कि आपको परचेज पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर हम इस सेक्शन की डिटेल में बात करें तो इस सेक्शन में लिखा है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ फॉर परचेज ऑफ गुड्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ये बता रहा है कि यह सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से। इसके अंदर सबसे पहले लिखा एनी पर्सन बीन अ बायर। सबसे पहली कंडीशन है ये एक बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल for paying any sum, any resident for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees। तो यहाँ पर इसने कंडीशन रखी कि सबसे पहले ये सेक्शन उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कौन होंगे, बायर होंगे। साथ साथ वो कौन होंगे, रेजिडेंस होने चाहिए और जिनकी वैल्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर में या फिर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीज से ज्यादा होगी, ये सेक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, मान लो यहाँ पर एक मिस्टर एस है जो एक सेलर है, मिस्टर बी जो एक बायर है, और ये मिस्टर बी बायर होने के साथ साथ यहाँ के एक इंडियन नागरिक भी हैं, और साथ साथ ये एक एनी पर्सन। आप सभी ने यहाँ पर एक वर्ड पढ़ा था एनी पर्सन। एनी पर्सन में आप सभी को पता है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर पर्सन की डेफिनेशन है। इंडिया में टोटल 7 तरह के पर्सन होते हैं। अगर ये बायर इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, एओपी हो, फर्म हो, लोकल अथॉरिटी हो या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। लेकिन बस कंडीशन ये है कि इसका पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का जो परचेज है इस सेलर से कितने से 50 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर इसका लास्ट ईयर की परचेज ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज है तो उसके ऊपर यह सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने किसी से 50 लाख रुपए से ज्यादा की जितनी परचेज की है उसके ऊपर यह सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। सपोज दैट मिस्टर बी ने मिस्टर एस से 80 लाख रुपए का माल खरीदा। 80 लाख रुपए का माल था, ये 50 लाख से अबव हो गया, तो कितना अबव हो गया, 30 लाख रुपीज अबव हो गया। तो 30 लाख का आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो 0.1% करना है, जिसका अमाउंट हो जाता है 3000 रुपए। इसका मतलब यह है कि मिस्टर बी को जब मिस्टर एस को पेमेंट करनी होगी तो वो उसमें से 3000 रुपए डिडक्ट कर लेगा और सरकार को जमा करा देगा। यही बात इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर लिखी हुई है कि एनी पर्सन, आप कोई भी हो जो सरकार ने नोटिफाई किए हैं। साथ साथ आप कौन होने चाहिए, आप एक रेजिडेंट होने चाहिए और आपका पिछले ईयर का जो परचेज है वो 50 लाख रुपीज से अबव होनी चाहिए। और अगर आप ये सारी बातें मान लेते हैं तो आपका जितना भी 50 लाख से अबव होगा उस पर आपका 0.1% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और अगर आप पैन कार्ड नहीं फर्निश करेंगे तो आपके ऊपर 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ हमें एक बात और याद रखनी है कि टीडीएस हमें सरकार को कब देना है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है शेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम
टू अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर सरकार ने लिख दिया है कि या तो आप उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो या उसको पेमेंट कर दो, जो दोनों में से अर्ली होगा उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। मान लो मैंने उसको पेमेंट नहीं करी लेकिन उसके अकाउंट में टीडीएस डिडक्ट की एक एंट्री पास कर दी, तो मैंने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया ना, तो मुझे उस समय टीडीएस काट के सरकार को देना पड़ेगा। या फिर दूसरा, मैंने उसके अकाउंट में एंट्री नहीं करी लेकिन क्या कर दी, उसको पेमेंट कर दी, तो उस केस में भी मुझे टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को देना होगा। तो यहाँ पर लिखा है विच एवर इज अर्लियर, या तो आप उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो या उसके अकाउंट में क्या कर दो, आप पेमेंट कर दो। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सेक्शन आते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सेक्शन 194Q सब सेक्शन 1। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि अ पर्सन, कौन पर्सन whose total sale, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मान लो मैं एक बायर हूँ, एक छोटा बायर हूँ, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर या फिर टोटल सेल या फिर टोटल ग्रोस रिसीव 10 करोड़ रुपीस से कम है, तो ये सेक्शन मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपनी ये कंडीशन देखनी है कि आपका जो टर्नओवर है क्या वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तब तो ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको फिर इस सेक्शन में आना नहीं है। तो यहाँ पर डिटेल में ही लिखा हुआ है कि ये सेक्शन आपके ऊपर तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी या तो टोटल सेल या तो टोटल ग्रोस रिसीव या आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग का मतलब 20-21 फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा तब ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ साथ यहाँ पर नीचे एक टॉपिक लिखा है नॉट बीन अ पर्सन एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई फॉर द पर्पस। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि अगर सरकार को इनके अलावा किसी और लोगों को इस सेक्शन में कवर करना होगा तो वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे ऑफिशियल गैजेट में और उन लोगों को इसमें कवर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसमें आपको अगर कवर होना है तो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस से अबव होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 194Q सब सेक्शन 2। ये जो बताता है कि अगर तुमने किसी को पेमेंट करी लेकिन उसके नाम में एंट्री नहीं करी, किसी और के नाम में एंट्री कर ली। सपोज इट एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लो मिस्टर बी ने किसी को पेमेंट की, अगर ये किसी को पेमेंट करेगा तो इसे पता होगा ना कि मैंने किसको पेमेंट करी है। मान लो इसने पेमेंट करी मिस्टर एस को, लेकिन उसका टीडीएस ना काटने के चक्कर में इसने किसके अकाउंट में एंट्री कर दी, सस्पेंस अकाउंट में कर दी। तो सरकार ने कहा कि अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं या फिर हमें मिस गाइड करते हैं तो उस केस में भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और सरकार को जमा कराना है। ये बात करता है सेक्शन 194Q सब सेक्शन 2। इसके बाद आता है सेक्शन 194Q सब सेक्शन 3। सरकार कहती है कि अगर इस प्रोविजन को अप्लाई करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उस डिफिकल्टी को रिमूव करेगी एज सुन एज पॉसिबल और उसके बाद आपको आराम से काम करने को देगी। इसके बाद आता है सेक्शन 194Q सब सेक्शन 4 जो कहता है एवरी गाइडलाइन इशू बाय द बोर्ड अंडर सब सेक्शन 3 शैल एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज इशू बी लीड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये कह रहा है कि जैसे ही इसे पार्लियामेंट से पास किया जाएगा ये बाइंडिंग हो जाएगा इनकम टैक्स अथॉरिटी और पर्सन लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। जिस दिन इसे इनकम टैक्स से या जिस दिन इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कर दिया जाएगा ये बायर के ऊपर और साथ साथ जो इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी कि आप इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। सेक्शन 194Q सब सेक्शन 4 हमें ये बताता है। इसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेक्शन 194Q जो कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाइड टू अ ट्रांजैक्शन ऑन विच। ये कह रहा है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा कि अगर तुम किसी और सेक्शन में टीडीएस काटते हो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लो मिस्टर एस ने मिस्टर बी को माल बेचा
और मिस्टर बी के ऊपर किसी और सेक्शन के अंदर उसका टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा कराना है तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो। इन शॉर्ट कि अगर किसी और सेक्शन में आप कवर होते हो तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यही बात यहाँ लिखी ए पॉइंट में, टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, जो लिखा है टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 सी क्लॉज 1H। आप सभी को पता है 1 अक्टूबर 2020 को सरकार ने एक नया सेक्शन पास किया था और जिसमें कहा था कि अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा का है और आप किसी को सेल करते हो एक पार्टी को 50 लाख रुपीस से ज्यादा का, तो आपको उसका टीसीएस काट के हमें जमा कराना है। लेकिन जिस दिन ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 194Q, तो उस केस के अंदर आपको थोड़ी बातें ध्यान रखनी। मान लो इस मिस्टर एक्स का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा था और मिस्टर बी पार्टी का भी 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा का टर्नओवर था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये टीडीएस काटे मिस्टर एस या मिस्टर बी टीडीएस काटे? तो सरकार ने यहाँ पर साफ साफ ये बात लिख दी है कि अगर सेलर के ऊपर टीसीएस काटने की लायबिलिटीज आती हैं और साथ साथ बायर के ऊपर भी टीडीएस काटने का प्रोविजन आता है तो उस केस में सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। क्योंकि हमारे लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 194Q। तो उस केस में आपको ये बात ध्यान रखनी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर सेलर के ऊपर टीसीएस काटने की लायबिलिटी बनती है और बायर के ऊपर भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है तो उस केस में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है अदर देन अ ट्रांजेक्शन टू विच सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C अप्लाई। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। अब सर एक क्वेश्चन तो हमारा बनता है, अब हम ये कैसे पता कि हम जिसको माल बेच रहे हैं उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है या 10 करोड़ रुपए से कम का है? या क्या सर हमें सभी पार्टियों को कॉल करना होगा और पूछना होगा कि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से अबव है, या फिर कोई और तरीका है? हाँ, एक तरीका है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि लास्ट ईयर पार्टी का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है या फिर कम है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जीएसटी की साइट पर जाना है। जीएसटी की साइट पर जाने के बाद आपको लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको सर्च टैक्स पेयर पे जाना है और सर्च टैक्स पेयर पे जाने के बाद सर्च बाय जीएसटीएन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको उसका जीएसटी नंबर टाइप करके ये सर्च कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक जीएसटी नंबर टाइप किया है और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया तो मेरा इसने यहाँ पर टर्नओवर बता दिया कि जो मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 0 रुपीज से लेकर 40 लाख रुपीज तक का है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि किस पार्टी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और किस पार्टी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम का है। तो ये हमारा आज का सेक्शन था जिसके अंदर हमने सेक्शन 190Q के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।